हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स पे। फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर है क्रैश कोर्स अप्लाइड बायोलॉजी यूनिट 12 का सेकंड लेसन, जिसमें हम बात करने वाले हैं बायोरेमेडिएशन और उससे जुड़ी स्ट्रैटेजीज के बारे में। ये बायोरेमेडिएशन का सेकंड पार्ट है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you get the updates of my videos। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी मेरे चैनल पर उसके अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। गाइस, अगर आप CSIR नेट एस्पिरेंट्स हैं, DBT, गेट, ICMR, सेट, IIT जैम या फिर और भी कोई MSc या BSc एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इस पर मैं ये कोशिश करूँगी कि डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करूँ जिससे कि आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को और बूस्टअप किया जा सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to hit the bell icon। now चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर। तो आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज फॉर द बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन के अंदर हम दो स्ट्रैटेजीज को देखेंगे, पहला है ex-situ एंड दूसरा है in-situ। एज वी नो कि बायोरेमेडिएशन में हम जो नेचुरली ऑकरिंग माइक्रोब्स होते हैं या प्लांट्स होती हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं टू रेमेडिएट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। डिफरेंट पॉल्यूशन जो होते हैं या कंटामिनेशन जो होते हैं उन्हें हम डिग्रेड करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स और प्लांट्स। तो माइक्रोब्स एंड प्लांट्स को जब हम इस्तेमाल में लाते हैं फॉर द बायोरेमेडिएशन तो हमें कई तरह के पैरामीटर्स जो होते हैं उन्हें भी मॉनिटर करना ज़रूरी होता है ताकि ये माइक्रोब्स और प्लांट्स जो है अपनी ऑप्टिमम आउटपुट दे सकें। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉनिटरिंग कि वो मॉनिटरिंग कितनी हद तक पॉसिबल है, किस तरह से वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वो स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए हम हमारे बायोरेमेडिएशन टेक्निक को दो स्ट्रैटेजीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द ex-situ remediation technique and second one is the in-situ remediation technique। So in case of ex-situ remediation technique, the contaminants are treated off the site। okay, so if the contaminated place is not that much good for bacterial growth or the plant growth, then what we do, we take off the contamination from their parent site and we treated these contaminant at some specific site which is completely prepared for the ex-situ ट्रीटमेंट ऑफ दीज कॉन्टामिनेंट्स। तो हम इसमें क्या करते हैं कि अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम ऑन द साइट मॉनिटरिंग कर सकें, वहाँ के माइक्रोबियल जो कॉलोनीज हैं उन्हें स्टिमुलेट कर सकें, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उस जगह से उस कॉन्टामिनेशन को, जो भी कॉन्टामिनेटेड सॉइल्स होते हैं उन्हें हम वहाँ से एक्सकवेट करते हैं एंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बेड्स होती हैं जहाँ पे कि माइक्रोबियल ग्रोथ ईजिली हो सकता है, उस जगह पे उन्हें जाकर स्प्रेडिंग करते हैं एंड देन उसमें मौजूद इंडिजियस जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो नेचुरल वे में जो भी कॉन्टामिनेंट प्रेजेंट है सॉइल के अंदर उन्हें डिग्रेड कर सके, उन्हें रिड्यूस कर सके। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ex-situ टेक्निक। in-situ टेक्निक में क्या होता है कि हम कॉन्टामिनेंट्स को ऑन द साइट ट्रीटमेंट देते हैं। इट मीन्स कि जब हमें सारे पैरामीटर्स जो हैं हमारे माइक्रोब्स या प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनके एक्टिविटी के लिए सही हैं, देन हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, कॉन्टामिनेंट्स को ऑन द साइट पे ही ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें एक्सकवेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो पहला हम बात करेंगे ex-situ बायोरेमेडिएशन टेक्निक की। ex-situ बायोरेमेडिएशन टेक्निक को भी ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ contaminated मटेरियल
जो कॉन्टामिनेटेड मटेरियल है वो किस फेज में है, इस बेसिस पे हम उसे दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड फेज सिस्टम और दूसरा है स्लरी फेज सिस्टम। तो सॉलिड फेज सिस्टम के अंदर लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग एंड बायोपाइल्स स्ट्रेटजीज आती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टामिनेंट्स। वहीं स्लरी फेज के अंदर एरेटेड लगून्स एंड लो शेयर एयरलिफ्ट रिएक्टर्स आते हैं जिनके थ्रू की हम बायोरेमेडिएशन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड फार्मिंग के बारे में। तो लैंड फार्मिंग टेक्निक क्या है? इस टेक्निक के अंदर हम सॉइल को एक्सकवेट करते हैं एंड उन्हें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बेड पे स्प्रेड कर देते हैं। साथ ही साथ उन्हें हम पीरियडिकली टिल्ट करते रहते हैं ताकि उनमें जो माइक्रोब्स हैं वो अच्छे से ऑक्सीजन लेते रहें और अपना काम जो है डिग्रेडेशन को वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। ओके, तो ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसमें मौजूद सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो डिग्रेड ना हो जाए। ओके, सो द गोल इज टू स्टिमुलेट द indigenous biodegradative microorganism and facilitate their aerobic degradation of contaminants। तो हमारा गोल क्या होता है लैंड फार्मिंग में? जो इंडिजियस वहाँ पे माइक्रोब्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करें, साथ ही साथ उनके एरोबिक डिग्रेडेशन को भी फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो इजीली जो भी कंटामिनेंट्स हैं उनका डिग्रेडेशन कर सकें। तो आप यहाँ डायग्राम में इजीली देख रहे होंगे कि किस तरह से एक वेल डिजाइंड यहाँ पे स्ट्रक्चर है जहाँ की पॉल्यूटेड सॉइल को ट्रीटमेंट दी जा रही है और यहाँ पे जो माइक्रोब्स मौजूद हैं उन्हें हम डिफरेंट ड्रेन्स एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की मदद से मॉनिटर कर रहे हैं एंड उन्हें जो है प्रॉपर एरेशन एंड अदर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल कर रहे हैं। तो लैंड फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल हम जनरली सुपरफिशियल सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। ये सुपरफिशियल सॉइल है, आपको 10 से 35 सेंटीमीटर तक का सॉइल जो है सुपरफिशियल सॉइल कहलाता है एंड हमारी ये लैंड फार्मिंग टेक्निक जो है वो सुपरफिशियल सॉइल तक ही लिमिटेड होती है। Since the land farming has the potential to reduce monitoring and maintenance cost as well as cleanup liabilities, it has received much attention as a disposal alternative। तो चूँकि लैंड फार्मिंग में बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग या मेंटेनेंस का कॉस्ट नहीं आता है, साथ ही साथ इसमें क्लीनअप लाइबिलिटीज़ भी बहुत अधिक नहीं होती हैं। तो जनरली लैंड फार्मिंग टेक्निक जो है अदर जो टेक्निक्स है उनके साथ साथ ये डिस्पोज ऑफ करने के लिए यूज़ की जाती है। सो और भी कई सारे टेक्निक्स होते हैं जिसमें कि हम हमारे कंटामिनेंट प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो उन सारी टेक्निक्स में जो हमारा लास्ट का जो फाइनल प्रोडक्ट बचता है जो कि स्टिल हार्मफुल रहता है, उन सारे प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एंड उन्हें हम क्लीन अप करके नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड टेक्निक है कंपोस्टिंग। सो ये टेक्निक रूरल एरियाज में काफ़ी प्रैक्टिस की जाती है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट्स होते हैं, जनरली जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल वेस्ट्स होते हैं या फिर किचन वेस्ट होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये कंपोस्टिंग की कंडीशन में हम क्या करते हैं, वी मिक्स द कॉन्टेमिनेटेड सॉइल्स विद द नॉन हजार्डस ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक मैन्योर, एग्रीकल्चरल वेस्ट एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के साथ हम मिक्स करके उन्हें एक साथ रख देते हैं, जिससे क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल द माइक्रोब्स स्टार्ट ग्रोइंग and as they start growing they start consuming the contaminations, so which results in the decomposition of organic contaminants and at the last finally we get the cleanup of all the contaminants। so composting दो तरह का होता है, closed system composting and open system composting। so closed system composting के केस में बेनिफिट ये है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा
अफेक्ट नहीं करता है बिकॉज ये क्लोज होता है, सो इसका जो है इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज काफ़ी कम होता है। सेकेंड टाइप है ओपन सिस्टम कंपोस्टिंग। सो ओपन सिस्टम कंपोस्टिंग व्हेन हमें जब स्मॉल स्केल पे कंपोस्टिंग करनी होती है देन वी यूज ओपन सिस्टम कंपोस्टिंग। इस केस में क्या होता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे हम खुले में ही रखते हैं और उसे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द कंपोस्टिंग। नेक्स्ट इज बायोपाइल्स। बायोपाइल्स आर अ हाइब्रिड ऑफ लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग। तो बायोपाइल्स जो है वो लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग का हाइब्रिड है। इसमें हम क्या करते हैं, एसेंशियली इंजीनियर सेल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड हम उन्हें हमारे जो कॉन्टेमिनेटेड सॉइल्स होते हैं उनके साथ मिक्स करते हैं। सो टिपिकली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस कंटामिनेशन। बायोपाइल टेक्निक का हम इस्तेमाल जनरली सरफेस कंटामिनेशन को ट्रीट करने में करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, सो द पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, if we see the petroleum hydrocarbons, so they are the refined version of the land farming that tend to control the physical loss of the contaminant by the leaching and volatilization. So generally जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके केस में हम बायोपाइलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज अगर ये हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स अगर लीच आउट हो गए तो ये हमारे ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम जल्द से जल्द इन कॉन्टेमिनेंट्स को उनके साइट से रिमूव करें और उन्हें ट्रीटमेंट दें। इसके अलावा दे आर वोलेटाइल ऑल्सो, तो इसकी वजह से हमें ये खुले में इन्हें ट्रीटमेंट देना काफ़ी रिस्की हो जाता है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप रिएक्शन जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं एंड हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं एंड फाइनली वो हमारे लिए एक तरह का पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे हम बायोपाइल्स में वैसे कंपोनेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं जो कि हाईली कंटामिनेशन फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, साथ ही जिससे कि हमारे ग्राउंड वाटर या फिर हमारे एटमॉस्फेयर को कंटामिनेट होने का रिस्क होता है। उन सारे जो हमारे कंटामिनेंट्स हैं उन्हें हम बायोपाइलिंग के थ्रू भी ट्रीटमेंट देते हैं। Okay, next is the slurry phase treatment. The contaminated soil material, microbes and water formulation into slurry are brought within the bioreactor or we call fermenter. तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारे सॉलिड मटेरियल कंटामिनेटेड सॉलिड मटेरियल है उसे स्लरी फेज में कन्वर्ट कर देते हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि हमें सॉलिड जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें स्लरी फेज में कन्वर्ट करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जो कंटामिनेशन होते हैं वो ऑलरेडी स्लरी फेज में ही होते हैं। तो इस तरह के कंटामिनेशन का ट्रीटमेंट हम स्लरी फेज ट्रीटमेंट के थ्रू करते हैं। इसमें हम दो तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं, पहला है एरेटेड लगून एंड दूसरा है लो शेयर एयरलिफ्ट रिएक्टर्स। सो व्हाट इज एरेटेड लगून? तो एरेटेड लगून का इस्तेमाल हम जनरली म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में इजीली देख पा रहे होंगे कि ये जो एरेटेड लगून्स हैं इनमें कुछ मिक्सचर्स एंड कुछ मॉनिटर जो है वो लगे हुए हैं, ताकि वो मॉनिटर कर सके कि जो हमारा स्लरी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है या नहीं है, एरेशन प्रॉपर है या नहीं है। ओके, एंड इन सारी चीज़ों को इवन रखने के लिए इसमें यहाँ पे दो मिक्सचर लगे होते हैं जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे चीज़ों को। ओके, एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम एरेटेड लगून के थ्रू वैसे कंपोनेंट्स या वैसे कंटामिनेंट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं जो कि वोलेटाइल होते हैं, बिकॉज यहाँ पे उनके इवेपोरेट हो जाने का चांसेस रहता है। Okay, so we don't use any volatile component for the treatment in aerated lagoons. Okay, now next is low shear airlift reactors. So low shear airlift reactor काफ़ी यूजफुल होता है अगर आपके जो कंटामिनेंट्स हैं वो वोलेटाइल हैं। ओके,
सो वोलेटाइल कंपोनेंट के केस में ये काफ़ी यूज़फुल टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, एक बायोरिएक्टर में हम वहाँ का पीएच, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट एडिशन, ऑक्सीजन सप्लाई, ये सारी चीज़ कंट्रोल करके रखते हैं ताकि जो हमारे डिजायर्ड बैक्टीरिया है वो ऑप्टिमम एक्टिविटी शो कर सके। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द ex situ treatment. Now in situ treatment. So there are 5 types of in situ treatment. First is bioventing, second is biosponging, third biostimulation, fourth is bioaugmentation, and fifth one is a phytoremediation. Okay, so first we discuss about the bioventing. Bioventing क्या है? तो बायोवेंटिंग जो है मोस्ट कॉमन इन सीटू ट्रीटमेंट मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स एंड एयर को वेल्स के थ्रू कंटामिनेटेड सॉइल के अंदर पहुंचाया जाता है ताकि वहाँ पे मौजूद जो इंडिजियस बैक्टीरियाज हैं वो स्टिमुलेट हो सके और कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर सके। सो बायोवेंटिंग के केस में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट एंड एयर का सप्लाई करते हैं थ्रू द वेल, एंड यहाँ पे एयर फ्लो जो होता है वो लो रेट पे होता है ताकि ये यहाँ ये वो आप कह सकते हैं कि काफ़ी कंट्रोल मैनर में होता है ताकि जितना ज़रूरत हो उतनी ही ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड की जा सके फॉर द डिग्रेडेशन। ओके, एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो वोलेटाइजेशन होता है वो भी मिनिमम होता है बिकॉज यहाँ पे एयर फ्लो काफ़ी कम है तो वो वोलेटाइजेशन को भी कंट्रोल करके रखते हैं। ओके, next is it works for a simple hydrocarbon and can be used where the contamination is deep under the surface. So अगर contamination जो है surface के काफ़ी नीचे होता है then इस केस में हम बायोवेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं ये हमारा contaminated soil है, इसमें हम एक वेल टाइप का बना रहे हैं जिसके थ्रू कि हमारा एयर इंजेक्ट होगा। यहाँ पे ब्लोअर है एंड ब्लोअर के थ्रू एयर का इंजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो कॉन्टामिनेटेड सॉइल है एंड ये डिफरेंट मॉनिटरिंग पॉइंट्स लगा रखे हैं ताकि ये बता सके कि कितना ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत है और किस तरह से माइक्रोब्स परफॉर्म कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज बायोस्पार्जिंग। सो इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर द प्रेशर। सो बायोस्पार्जिंग भी बहुत हद तक बायोवेंटिंग के जैसा है बट थोड़ा डिफरेंस ये है कि बायोस्पार्जिंग के केस में हम एयर का जो फ्लो करवाते हैं वो अंडर द प्रेशर करवाते हैं ताकि ये ग्राउंड वाटर तक पहुंच सके। सो अगर पॉल्यूशन हमारा सॉइल में है, डीप सॉइल तक है, देन वी यूज बायोवेंटिंग, एंड इफ द पॉल्यूशन रीच टू आवर ग्राउंड वाटर लेवल देन एट दैट केस वी यूज बायोस्पार्जिंग टेक्निक। Okay, so it is used to reduce the concentration of petroleum constituent that are dissolved in the groundwater. तो जनरली जो पेट्रोलियम कंस्टिट्यूएंट जो हमारे ग्राउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सीडेंटली, उनके कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायोस्पार्जिंग टेक्निक को। ओके, कई बार कुछ ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि काफ़ी हल्के होते हैं और वो इजीली एवेपोरेट भी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज या आप डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ से हमारा पेट्रोलियम ऑयल का जो है स्पिलिंग हुआ है एंड इट पॉल्यूटिंग आवर ग्राउंड वाटर। तो इस ग्राउंड वाटर को क्लीन करने के लिए जो भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिक्स में हैं उन्हें हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ की जो इंडिजियस बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें अंडर द हाई प्रेशर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें डिग्रेड करते हैं। नेक्स्ट इज बायोस्टिमुलेशन। सो बायोस्टिमुलेशन इज बेसिकली इन्वॉल्व्स द स्टिमुलेशन ऑफ माइक्रोब्स। इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे माइक्रोब्स हैं उन्हें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम उन्हें कई तरह के सप्लीमेंट्स देते हैं। लाइक एग्जांपल अगर हम देखें तो इन केस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइक्लोरोएथिलीन
we added methane. Okay, so we add methane for the degradation of trichloroethylene. And sometimes we also add surfactant to dispose the hydrophobic compounds in the water. Okay, and fourth one is bioaugmentation. So it involves the addition of microbes of indigenous or the exogenous in origin to the contaminated soil. कभी कभी क्या होता है कि contamination बहुत अधिक होता है और इस वजह से जो हमारे इंडिजियस बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें कम्प्लीटली डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उस जगह पे इंडिजियस बैक्टीरिया के अलावा कुछ एक्सोजीनस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि उन प्रोडक्ट्स के डिग्रेडेशन के लिए केपेबल होती हैं। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स की मदद से बायोगमेंटेशन करवा के उन सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम डिग्रेड करते हैं एंड देन specific microorganism is added to the polluted soil. This is called bioaugmentation. Okay, next is phytoremediation. So phytoremediation is the use of living green plants for the in situ risk reduction. So यहाँ पे phyto it means the plant and remediation it means to solve the problem. So when we use the plants to solve our environmental problems, जब भी हम प्लांट्स का इस्तेमाल करेंगे हमारे कंटामिनेशन को ट्रीटमेंट देने के लिए, देन इस तरह के ट्रीटमेंट को हम कहते हैं फाइटो रेमिडिएशन। तो फाइटो रेमिडिएशन जो है वो सॉइल, वाटर, सेडिमेंट एंड एयर इन चारों ही फील्ड पे काम करता है। ओके, सो अगर इन चारों में कहीं पे भी कंटामिनेशन है देन विद द हेल्प ऑफ फाइटो रेमिडिएशन वी कैन डिग्रेड दीज हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ओके, so phytoremediation have 6 different techniques. First is phytoextraction, second one is the phytodegradation, third is rhizofiltration, fourth is rhiodegradation, and fifth is phytostabilization and sixth is phytovolatilization. So ये different 6 techniques हैं जिनके थ्रू कि हम with the help of plant हमारे contamination को on the site treatment provide करते हैं। So that's all for today's lesson. In next lesson guys we discuss about the phytoremediation and its different techniques. Okay, so thank you for watching my video. For the more information and queries you can join me on the Telegram. My channel name is Life Science Tutorials. So please subscribe today my channel, which is YouTube channel Aspala Tutorial, one stop solution for all life science examinations. Okay, so thank you and bye bye.